दोस्तों आज हम बात करेंगे सोशल साइंस के चैप्टर 12 के बारे में, जिसका नाम है भारत में कृषि। और आज की इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक फसल को नगदी फसल क्यों कहे क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं। तो वाणिज्यिक फसल को नकदी फसलों के रूप में जानी जाती हैं क्योंकि अधिकांश उत्पादन पैसे कमाने के लिए बाजार में बेचा जाता है। यानी ज़्यादातर जो खेती होती है वो बाजार में बेची जाती है जिससे कि पैसा कमाया जा सके, तो इसलिए वाणिज्यिक फसलों से कहते हैं। और चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों को बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चावल की खेती के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो क्या हैं। तो चावल की खेती के लिए चावल खरीफ फसल है। सबसे पहली कि चावल जो है वो खरीफ फसल है। दूसरा, चावल के लिए गर्म और आर्द्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसकी अच्छी उपज के लिए औसतन तापमान 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच उत्तम है। चावल उत्पादन के लिए 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा उपयुक्त है। चावल की खेती के लिए चिकनी और बलुई मिट्टी आदर्श मानी जाती है, यानी कि चावल की खेती के लिए चिकनी और बलुई मिट्टी की ज़रूरत है। पांचवा कि चावल के मुख्य उत्पादक राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार है। यानी कि जो चावल की ज़्यादातर खेती होती है वो तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में और बिहार में होती है। क्वेश्चन नंबर 3, गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों को बताएं। तो गेहूं की खेती जो है वो रबी की फसल है, यानी रबी फसल यानी रबी के मौसम की फसल है वो। गेहूं के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। बुआई के समय इसका तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तथा पकने और कटने के समय 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो गेहूं की खेती होती है, जो बीज बोया जाता है वो ठंड में बोया जाता है, ठीक है, दिसंबर के आसपास वो बोया जाता है और वो लगभग मार्च या अप्रैल में जो है होली के आसपास गेहूं कट जाते हैं। तो उस समय तापमान जो होता है वो 10 से 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो इस तरीके से ये जो है इसका तापमान होता है। तीसरा कि जबकि गेहूं की खेती के लिए अधिकतम वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर है। जब अगर गेहूं की खेती है उसमें वर्षा होनी चाहिए तो अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 100 सेंटीमीटर, अगर ज़्यादा हो जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए लोग क्या करते हैं उसमें पानी वगैरह करते हैं, पानी लगाते हैं। चौथा, गेहूं की खेती के लिए उपजाऊ दोमट और चिकनी मिट्टी अच्छी मानी जाती है। मान लीजिए गेहूं की खेती जहां कर रहे हैं उसकी मिट्टी जो है उपजाऊ होनी चाहिए, यानी वहां गेहूं उगना चाहिए। दूसरा, दोमट मिट्टी होनी चाहिए और चिकनी मिट्टी वहां की हो, तो यहाँ पर आसानी से गेहूं उत्पाद हो सकता है। पांचवा, गेहूं के मुख्य उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। यानी गेहूं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पाद होता है या सबसे ज़्यादा मात्रा में जो बनता है वो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बनता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, भारतीय कृषि द्वारा सामना किए जाने वाले किन्हीं 4 चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। तो भारतीय कृषि द्वारा सामना किए जाने वाली 4 चुनौतियां निम्नलिखित हैं। पहली, मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव, यानी जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते। दूसरी चीज, खेत निवेश में उच्च लागत, यानी खेत में जो निवेश करना पड़ रहा है, जो उसमें जो फसल के लिए उसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो लगाई जा रही हैं वो कुछ ज़्यादा ही महंगी हैं। तीसरी चीज़, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव, मतलब पूरे संसार का जलवायु इस तरह बदल रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चौथा, किसानों की आत्महत्या, कि यानी किसान ज़्यादातर जो हैं वो क्योंकि उन्हें सही रेट नहीं मिल पा रहा है या पूरी साल मेहनत करते हैं उन्हें सही से उपज नहीं मिल पाती, तो उस कारण वो क्या करते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। कर्जा उन पे इतना हो जाता है क्योंकि खेती सही भरपूर नहीं हो पाती और गल्ला सही से नहीं निकल पाता, अनाज सही से नहीं निकल पाता, तो वो क्या करते हैं आत्महत्या कर लेते हैं ना चुका पाने के कारण। दूसरा, ह्यूमस किसे कहते हैं। तो ह्यूमस या ह्यूम्स जो होता है वो पेड़ पौधों और जीव जंतु के गले सड़े अंश होते हैं, यानी पेड़ पौधे सड़ जाएं या कोई जीव जंतु छोटे मोटे वो जड़ जाएं, सड़ जाएं, तो उसे ह्यूम्स कहते हैं। जैसे गोबर का सड़ना है ना, ये भी एक ह्यूम्स ही कहलाता है। भारत में कितने प्रकार भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। छठा क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की मृदा 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 का मतलब होता है कि मिट्टी, ठीक है। तो भारत में मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, रेगड़ या काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, मरुस्थलीय मिट्टी होती है, पर्वतीय मिट्टी होती है और लैटराइट मिट्टी होती है। क्वेश्चन 7, निर्वाह खेती यानी कि जीवन निर्वाह से आप क्या समझते हैं। तो निर्वाह की खेती से अभिप्राय उन खेतियों से है जिसमें किसान खुद के उपयोग के लिए खेती करें, यानी ऐसी खेती जिसमें वो अपने पालन पोषण के लिए भी खेती करें, उसे निर्वाह खेती या जीवन निर्वाह खेती कहते हैं।
वाणिज्यिक खेती से आप क्या समझते हैं? तो वाणिज्यिक का मतलब समझ रहे हैं सीधा सीधा, ये जो है कॉमर्शियल, यानी कि इसका कहीं ना कहीं इसे बाजार में बेच के जो है पैसा कमाने की लिए ये यूज़ की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन 9, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। हरित क्रांति जो है वो खेती क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में हरियाली लाने या खेतों में पैदाश बढ़ाने के संबंधित है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। हरित क्रांति का शुभारंभ राष्ट्र को खदानों के लिए स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए अथाह प्रयास किए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए, जैसे कि रूढ़िवादी तरीकों की जगह कृषि के आधुनिक तकनीकों के प्रयोग किए गए, सर्वोत्तम बीजों, रासायनिक खादों, सिंचाई प्रणाली इत्यादि जैसी सुविधाओं का अपनाते हुए कृषि क्षेत्र में विकास के द्वारा क्रांति लाने का प्रयास किया गया तथा उत्पादक तकनीक में सुधार किए गए। तो ये हरित क्रांति थी। दूसरा, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो देश की स्वतंत्रता के बाद आर्थिक स्थिति में बड़े परिवर्तन आए, बड़े बदलाव आए। देश में श्वेत क्रांति 1970 में शुरू हुई थी। गरीब किसानों को रोजगार मिला। इस कार्यक्रम के कारण देश में स्वस्थ जानवरों की संख्या बढ़ गई। दुग्ध उत्पादन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाने लगा। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। जो वर्गीज कुरियन थे वो श्वेत क्रांति के निर्माता थे, जगत के, यानी श्वेत क्रांति उनकी वजह से आई थी। उन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन मतलब दूध का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की। ठीक है, अमूल कंपनी बारे में आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन 11, रबी की फसल किसे कहते हैं? तो शीत ऋतु की फसलों को रबी की फसल कहते हैं। इनकी बुआई का समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, जैसे कि गेहूं। फरवरी से अप्रैल माह के बीच इन फसलों को काट लिया जाता है। इन फसलों को ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है बड़ा होने के लिए या उपज होने के लिए। तो रबी की फसलों को कम तापमान और कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। इनके पौधों में बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है, यानी कि उसका जो बीज है वो जल्दी आ जाता है। जो उसमें अंकुरित या उसका पौधा है बीज से वो जल्दी आ जाता है। और जैसे कि मसूर, सरसों, चना, मटर, ठीक है, राई, आलू, गेहूँ, ये सभी प्रमुख फसलें हैं रबी की। क्वेश्चन 12, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ की फसलें जो हैं वो जून जुलाई के महीने में उगाई जाती हैं। मई से जुलाई के बीच पौधा लगाया जाता है। सितंबर से अक्टूबर के बीच फसल की कटाई की जाती है। इनको वर्षा ऋतु की फसल भी कहा जाता है, यानी बरसात के मौसम में ये फसलें होती हैं तो वर्षा ऋतु की फसलें भी इसे कहते हैं। जिस समय फसलें बोई जाती हैं उस समय आर्द्रता अधिक होती है, परंतु जब फसलें काटी जाती हैं तो उस समय मौसम जो होता है वो शुष्क होता है, यानी थोड़ा शुष्क शुष्क सा होता है, आधा गर्म गर्म सा। इस प्रकार की फसलों को अधिक तापमान और अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, लोबिया, कपास, मूंगफली, धान, मक्का, गन्ना, तंबाकू, जूट, ये सारी प्रमुख फसलें हैं खरीफ की। 13, जायद की फसलें किसे कहते हैं? तो जायद फसलों को फरवरी से मार्च के बीच लगाया जाता है। इनकी कटाई अप्रैल से मई के बीच की जाती है, जैसे खरबूजा, तरबूज, लौकी, ककड़ी, पत्तेदार सब्जियां, तुरई, मूंग, खीरा, मिर्च, टमाटर, सूरजमुखी, तिलहन, धान, ज्वार, कपास, ये सारी जायद की प्रमुख फसलें हैं। तो जायद फसलें व्यापारिक फसलें होती हैं जिससे किसान धन पाने के लिए लगाते हैं। इन फसलों को किसान संपूर्ण रूप से बेच देते हैं, यानी इसे बेचने के लिए इसे जो है वो तैयार करते हैं। रोपड़ कृषि से आप क्या समझते हैं, या रोपड़ कृषि से क्या अभिप्राय है? रोपड़ कृषि क्या है? तो एक ही फसल को बड़े पैमाने पर उगाने और उसके प्रबंधन यानी उसको मैनेज करने को रोपड़ कृषि कहते हैं। उत्पादन लागत को घटाने के लिए उस कृषि में से यानी उस खेती में से प्रबंधन योग्यता, तकनीकी ज्ञान, अच्छे कृषि यंत्र यानी कि जो टूल्स हैं और औजार, उर्वरक, परिवहन के साधन आदि की आवश्यकता पड़ती है। भारत के चाय बागान रोपड़ कृषि के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। आप चाय बागान देख सकते हैं, वहाँ पर किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज होती है और वहाँ से खेती होती है। क्वेश्चन 15, शुष्क कृषि से आप क्या समझते हैं? तो शुष्क कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ साधारणतः वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहाँ इस प्रकार की खेती नहीं की जाती, यानी जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है थोड़ी बहुत भी, तो वहाँ पर ये खेती नहीं की जाती। किसान जो है मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं और सीमित वर्षा जल का अधिकतम उपयोग भी करते हैं। अगर मान लो बरसात नहीं हुई तो उस समय क्या करते हैं, वो सिंचाई वगैरह करते हैं। तो पानी के बहकर चले जाने को रोकने के लिए खेत के चारों ओर मेड़ बनाई जाती है और सशक्ता सहन करने वाली फसलें जैसे गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, दाल, कपास, इन सब की उगाई की जाती है।
इस प्रकार की खेती राजस्थान और दक्कन के कुछ भागों में की जाती है। क्वेश्चन 16, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्यों कहा जाता है? यानी कहता ना कि तीसरा स्तंभ या पहला स्तंभ जो है, दूसरा स्तंभ जो है वो एक तो फौजी और एक खेती, ये दो जो हैं किसान और जवान, कहते हैं जय जवान जय किसान, तो ये दोनों है देश की धरोहर हैं। तो यहाँ पे ये है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। पहला कि भारत की बड़ी जनसंख्या कृषि पर आधारित है, यानी 1/3, और भारतीय कृषि जीवन निर्वाह का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत के निर्यात व्यापार में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भोजन के लिए कृषि पर ही देश के उद्योग, व्यवसाय, विदेशी व्यापार, यातायात सब के सब आश्रित हैं। कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान है। कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर करती है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक आधार है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिखिए, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, किताबी तरीके से इसको पेपर में लिख के मत आइएगा, जो क्वेश्चन है उसको अपने आसान भाषाओं में लिख करके आइएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।